हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेकर आऊँ बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2022 में संपन्न हुआ है। एज यूजुअल बेटा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं एज यूजुअल वो भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल पेपर बहुत ही गजब का होने वाला है, चाहे ये इस टाइप का क्वेश्चन हो चाहे इससे मिलता जुलता हो, आपकी मज़े ही मज़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा आदर्श चालू अनुपात है विच इज आइडियल करंट रेशो। आइडियल करंट रेशो क्या होता है? आइडियल करंट रेशो होता है 2:1। अब बेटा एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आइडियल लिक्विडिटी रेशो क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे करंट रेशो तो होता है हमारा 2:1 और आइडियल लिक्विडिटी या क्विक रेशो क्या होगा, वो होता है बेटा 1:1। अब ये 2:1 का क्या मतलब होता है? तो ध्यान रखेंगे करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, पहले ये हमारे को मालूम होना चाहिए। करंट रेशो होता है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी के। और 2:1 का क्या मतलब है? 2:1 का मतलब है हमारी जो करंट एसेट है वो 2 गुना है हमारी एज कंपेयर टू लायबिलिटी, है ना। और सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास हमारी संपत्ति ज़्यादा है, करंट एसेट 2 गुनी है हमारी करंट लायबिलिटी के, यानी कि हम अपनी लायबिलिटी को इजीली मीट कर सकते हैं। बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी है ना। अभी जो रेफरेंस के तौर पे इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा लिक्विड रेशियो, तो बेटा लिक्विड रेशियो को ध्यान रखेंगे। क्या बताया इसका? करंट रेशियो का तो आदर्श अनुपात 2 है, लिक्विड रेशियो का 1:1 है। और एक और अन्य क्वेश्चन बनता है वो क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो ध्यान रखेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बेस्ट जो रेशियो है आदर्श त्वरित अनुपात का क्या है, वो है 0.5:1। क्या है? 0.5:1। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी के। और लिक्विड एसेट को एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ध्यान रखेंगे बेटा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट को कैलकुलेट करते हैं कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी से। और लिक्विड लायबिलिटी कैसे कंसीडर करते हैं? लिक्विड लायबिलिटी कंसीडर करते हैं करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट के। अब बेटा ध्यान रखेंगे जब हम लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो लिक्विड रेशो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? लिक्विड रेशो की कैलकुलेशन बेटा सामान्य तौर पे लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी से कंसीडर करते हैं। और करंट क्विक जो लिक्विड एसेट है हमारी या क्विक एसेट है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस एडवांस टैक्सेस इफ एनी, यदि कोई दिया हुआ है तो अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। इसके अलावा करंट रेशो से संबंधित और क्या क्वेश्चन बनता है, हमारे को इसके अदर नेम भी मालूम होना चाहिए। तो करंट रेशो को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम है इसका वर्किंग कैपिटल रेशो। और बेटा ये जो हमारा करंट रेशो है ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी जांचता है किसी भी फर्म की। इट मेजर्स शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ ए फर्म। तो ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है बेटा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्वेंट्री में यानी कि स्टॉक में यदि कभी क्वेश्चन में आपको यह दे दिया जाए कि स्टॉक में लूज टूल या स्टोर्स एंड स्पेयर्स दिए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे जब रेशो की कैलकुलेशन करेंगे तो उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अर्थात इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स की वैल्यू को घटाने के बाद इन्वेंट्री की वैल्यू को शामिल करेंगे। इसी प्रकार यदि डेटर्स में प्रोविजन दिए हुए हैं तो प्रोविजन लगाने के बाद प्रोविजन की वैल्यू माइनस करने के बाद जो डेटर लेंगे वो डेटर्स हम
शामिल करेंगे करंट एसेट की कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बजट तैयार करते समय रोकड़ का प्रारंभिक शेष निम्न में से किसमें जोड़ा जाता है? तो बेटा ये रिसिप्ट्स में, प्राप्तियों में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रबंधकीय लेखा विधि का प्रयोग कैसा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज है वो कैसा है? ये बेटा ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यय किस प्रकार की संपत्ति है? प्रारंभिक व्यय बेटा फिक्टिशियस एसेट होती है, कृत्रिम संपत्ति होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेटा इसके अलावा हमने पहले भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वेल एज अदर आपके जो बीकॉम में सब्जेक्ट है उनके। तो आपने यदि उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी ज़रूर चेक कर लेंगे इस पेपर के साथ साथ, जिससे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। आपके रेफरेंस के लिए उनको लिंक जो है उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी उन्हें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक लागत और परिमाप लागत के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट? तो उसको बेटा वेरिएंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विचरण। नेक्स्ट है, एक बजट होता है, क्या होता है? प्रबंध के लिए सहायक, प्रबंध के लिए स्थानापन्न, मरणोत्तर परीक्षा विश्लेषण या उपरोक्त सभी? तो बेटा ध्यान रखेंगे, एक बजट जो है प्रबंध के लिए सहायक होता है एंड एड टू मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में बेटा वो है हमारा, सामग्री लागत विचरण निम्न में से किस कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, चेंज इन यूज्ड क्वांटिटी, चेंज इन मटेरियल मिक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल या ऑल द अबव। इसका आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या परिमाप लागत विधि में शामिल होता है? बेटा हमारे को बताना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या शामिल होता है। तो ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में परिमाप लागत निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है, वित्तीय विवरणों द्वारा किस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं? अनुमानित तथ्य, प्रत्याशित तथ्य, अभिलेखित तथ्य या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अभिलेखित तथ्य। और बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे क्या कि मैनेजमेंट थ्रो अकाउंट्स जो बुक है इसके राइटर कौन है? ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट थ्रो अकाउंट्स बुक के जो राइटर हैं वो जेम्स एच बेलिस हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रबंधकीय लेखा विधि शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1950। अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट ए लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट में शामिल नहीं किया जाता। तो लिक्विड एसेट में ध्यान रखेंगे इन्वेंट्री को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशों का स्रोत है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है स्थायी संपत्तियों की बिक्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बेटा जल्दी से इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके और उनकी भी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंतर विचरण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा है बजटेड और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस आधार पर बजट को वर्गीकृत किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, टाइम फैक्टर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी के आधार पर बजट को जो है बाइफरगेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटेड स्थायी उपरिव्यय तथा वास्तविक स्थायी उपरिव्यय के बीच अंतर को क्या कहते हैं। स्थिर उपरिव्यय बजट विचरणांश या स्थिर उपरिव्यय खर्च विचरणांश। तो ये दोनों ही बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। तो दिए गए ऑप्शन में से कार्यशील पूंजी में वृद्धि कब होगी, वर्किंग कैपिटल में कब होगी। तो बेटा ध्यान रखेंगे वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल निकालते हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब बेटा क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कब होगी, वृद्धि कब होगी, जब करंट एसेट बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी कम होगी, है ना। या ये कहें कि करंट एसेट सेम है और करंट लायबिलिटी घट रही है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, जैसे सपोज करो करंट एसेट 1000 है हमारी और करंट लायबिलिटी हमारी 200 है, तो इस स्थिति में वर्किंग कैपिटल कितनी है, 800 रुपये। अब ये कहें यदि हमारी करंट एसेट तो बढ़ जाए, है ना, और करंट लायबिलिटी सेम रहे, तब भी हमारा जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। 1000 की जगह 1200 हो जाए और करंट लायबिलिटी 200 रहे, तब क्या वर्किंग कैपिटल 1000 रुपये की हो जाएगी। दूसरी सिनेरियो क्या है, अगर हम ये कहें करंट एसेट 1000 है और करंट लायबिलिटी अब हमारी 150 रुपये है, तो भी हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो बेटा समझेंगे क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। देनदारों से नकद प्राप्ति। अब बेटा जो कैश है और डेटर्स हैं दोनों ही हमारे करंट एसेट के पार्ट है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब बेटा कैश और डेटर दोनों ही करंट एसेट के पार्ट हैं, एक कम हो रही है एक बढ़ रही है, तो करंट एसेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, है ना, सेम रह रही है करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद कह रहा है पेमेंट बाई चेक टू क्रेडिटर। पेमेंट बाई चेक टू क्रेडिटर, उसमें क्या है कि करंट एसेट तो हमारी कम हो जा रही है ना, और करंट लायबिलिटी भी कम हो जा रही है। चेक से क्या है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है और उधर करंट लायबिलिटी भी सेम अमाउंट से कम हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होगा। हमारे से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा था कार्यशील पूंजी में वृद्धि। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या कह रहा है, रोकड़ हेतु पुरानी मशीन को बेचना। मशीन जो है हमारी करंट एसेट का पार्ट नहीं है, नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट को बेच के हमारे पास कैश आ रहा है ना, करंट लायबिलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन करंट एसेट हमारी बढ़ जा रही है क्योंकि मशीन बेचने पे पैसा प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। तो यही इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। तो इसका जो है सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रमापित परिवर्तनशील उपरिव्यय 4 रुपये प्रति इकाई, उत्पादन 12,500 इकाई तथा वास्तविक परिवर्तनशील उपरिव्यय 48,000 रुपये हो, तो परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत विचरण क्या होगा। तो बेटा वेरिएबल हमारे को क्या कह रहा है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा है। तो ध्यान रखेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये बेटा होगा AU इंटू SRU माइनस ARU। ठीक है बेटा। अब बेटा ये है क्या, AU का क्या मतलब है। तो बेटा AU का मतलब है हमारा क्या है, क्वेश्चन में दोबारा रीड करेंगे क्या कह रहा था, यदि हमारी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपये दिए हुए हैं और प्रोडक्शन जो है 12,500 यूनिट है, एक्चुअल यूनिट कितनी है
12,500। AU का क्या मतलब है? 12,500। SRU का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। और ARU का मतलब है एक्चुअल रेट पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल यूनिट इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट के हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 12,500 गुणा ब्रैकेट में SRU स्टैंडर्ड रेट क्या था हमारा? 4 रुपये, और एक्चुअल रेट हमारे को डायरेक्ट नहीं दिया होता तो निकालना पड़ेगा। और तो ये कैसे निकलेगा हमारा? इसमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए थे 48,000 के। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 48,000 रुपये के दिए हुए थे। और बेटा जो हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ था, एक्चुअल जो यूनिट प्रोड्यूस हुई थी वो 12,500 यूनिट हुई थी। 12,500 यूनिट हुई थी। तो जब इसकी कैलकुलेशन करके आएगा, इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा 2,000 रुपये फेवरेबल। फॉर्मूला हमने बता दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। AU का मतलब क्या था? एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स। दोबारा फॉर्मूला लिख देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बराबर एक्चुअल यूनिट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट। ये फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों से अप्राप्य ऋण अपलिखित करने पर चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा अभी आपको समझाया था, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? करंट रेशो क्या होगा? ये कम हो जाएगा। क्या कह रहा है कि देनदारों से अप्राप्य ऋण अपलिखित करने पर चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालू अनुपात कम हो जाएगा। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट कौन सी होती हैं? कि वो संपत्ति जो कि आने वाले 12 महीने के अंदर जिसको बेच के हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और करंट लायबिलिटी के आने वाले 12 महीने में जिनका हमारे को पैसा भुगतान करना है। या आपने जब आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे इसको अच्छे से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है। प्रबंधकीय लेखांकन किससे संबंधित है? यह प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा और एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से सामग्री मात्रा विचरण उत्पन्न होता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अराइजेज। तो क्वांटिटी वेरिएंस कब उत्पन्न होता है? जब ये एक्सेसिव वेस्टेज, लीकेज और श्रिंकेज की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बजट एक प्रक्षेपित क्रिया योजना है जिसे निम्न में से किस रूप में प्रकट करते हैं? इसे मौद्रिक रूप में प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बजटेड उत्पादन 2,000 यूनिट तथा परिवर्तनशील उपरिव्यय 10,000 रुपये है और वास्तविक उत्पादन 3,000 यूनिट तथा वास्तविक परिवर्तनशील उपरिव्यय 16,000 रुपये हो, तो परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत विचरण क्या होगा? तो बेटा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की अभी कैलकुलेशन करी थी हमने, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे आप, इसको अच्छे से तैयार करेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? फॉर्मूला बताया था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर है? एक्चुअल यूनिट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट। ये इसका फॉर्मूला बताया था, इसमें वैल्यू रख देंगे। एक्चुअल यूनिट कितनी हुई थी हमारी प्रोड्यूस? 3,000 यूनिट। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना दिया था? ये कैलकुलेट करके आएगा 10,000 स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाई इसका रेट था 2,000 रुपये माइनस एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ वो 16,000 रुपये और यूनिट हुई प्रोड्यूस 3,000 रुपये।
तो इस इक्वेशन को जब सोल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा हमारा -1000, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका -1000 अनफेवरेबल अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामग्री की दशा में सीमाकारी कारक क्या होगा? व्हाट मे बी द लिमिटिंग फैक्टर इन केस ऑफ मटेरियल? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय कोटा, नियतांश द्वारा लागू प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वास्तविक स्थिर उपरिव्यय 35,000 रुपये, बजट विचरण 2200 रुपये फेवरेबल तथा मात्रा विचरण 800 रुपये फेवरेबल हो तो वसूल किए गए फिक्स्ड ओवरहेड की रकम क्या होगी? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 38,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात है। चालू अनुपात किस प्रकार का है? ये सोल्वेंसी रेशियो है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल कॉस्ट इज 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, सेल्स हमारी 50,000 दी हुई है, तो हमारे से ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है। बेटा कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड टोटल कॉस्ट दी है, फिक्स्ड कॉस्ट दी है, सेल्स दी हुई है और ब्रेक इवन पॉइंट से आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। और बेटा टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी? टोटल कॉस्ट होती है बेटा ये जो टोटल कॉस्ट है ये कौन सी होगी? टोटल कॉस्ट होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट कहेंगे। तो क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट तो दी हुई है 30,000 और फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है आपको 15,000। कितनी? 15,000। तो इससे वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट बराबर 30,000 माइनस 15,000। तो ये भी कितनी आ जाएगी? 15,000 रुपये की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई हमारी? वेरिएबल कॉस्ट 15,000 रुपये की आई कैलकुलेट करके। अब क्या निकलवा रहा है हमारे से? ब्रेक इवन पॉइंट निकलवा रहा है। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशो, है ना। इस क्वेश्चन में बेटा आपको पीवी रेशो नहीं दिया हुआ है, तो पहले पीवी रेशो निकालेंगे। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारा? पीवी रेशो का है फॉर्मूला, पीवी रेशो बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है बेटा, सेल्स थी हमारी इसके अंदर 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आई थी 15,000 अपॉन सेल्स 50,000 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार जब कैलकुलेट करके आएगा ये वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा हमारी पीवी रेशो की। पीवी रेशो कितना आ जाएगा? 70%। ठीक है, तो अब बीईपी का फॉर्मूला लगाएंगे। बीईपी पूछा था ना, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था, तो बीईपी बराबर क्या हो गया हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई हमारे को 15,000 और पीवी रेशो निकल के आया बेटा 70%, है ना। तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 ऊपर ले आएंगे। तो जब इसे इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 21,428 रुपये 57 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बैठता है। राउंड फिगर में 21,428 रुपये ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चालू दायित्व है? बंधक ऋण, अद्यत मजदूरी, बैंक अधिविकर्ष या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन करंट लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी में किसे शामिल करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी में जो ऑप्शन दिया गया था हमारा वो दिया गया था मॉर्टगेज लोन, जो कि ऑफिशियल आंसर की आई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं।
जबकि बेटा करंट रेशो, जब लिक्विड रेशो की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे कई बार कंसिडरेशन किया जाता है लिक्विड लायबिलिटी। वहाँ पर हम करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट घटाते हैं तो हमारा निकल कर आता है करंट लायबिलिटी, यानी कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसके अंदर मॉर्टगेज लोन दिया हुआ था आंसर, अदर नहीं दिए गए थे, तो इसलिए केवल इसे ही सही मान के अपना आंसर मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ष के लिए शुद्ध विक्रय 1,80,000 रुपये तथा प्राप्य बिल 30,000 रुपये हो तो औसत संग्रहण अवधि क्या होगी? इफ नेट सेल्स फॉर द ईयर इज 1,80,000 एंड एवरेज रिसीवेबल इज 30,000 देन द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? तो बेटा ध्यान रखेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलेगा हमारा, एवरेज कलेक्शन पीरियड की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी हमारी ट्रेड रिसीवेबल अपॉन सेल्स इंटू 12 करेंगे बेटा, 12 महीने होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में? ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हमारे को 30,000 के, गुणा 12 महीने, डिवाइड बाई कर देंगे हम बेटा सेल्स दी हुई है 1,80,000 रुपये की। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा 2 मंथ, 2 माह दिए हुए ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड टैक्स पेड विल बी इंक्लूडेड इन। संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार कर का भुगतान किस में शामिल होगा? यह संचालन क्रियाओं में से रोकड़ में शामिल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, प्रबंधकीय लेखांकन विचारधारा के पिता कौन कहे जाते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? जेम्स एच ब्लिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रारंभिक रहतिया 20,000 रुपये, अंतिम रहतिया 40,000 रुपये तथा बिक्री की लागत 1,50,000 रुपये हो तो स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्कंद आवर्त अनुपात क्या होगा? बेटा सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए, अपने MCQ पैटर्न है पेपर का, तो आपसे अक्सर अदर नेम भी पूछे जाते हैं, तो इसका अदर नेम भी पता होना चाहिए। स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम बेटा स्टॉक वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? स्टॉक टर्नओवर रेशो की जो कैलकुलेशन की जाएगी बेटा, STR, स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला है। और बेटा कॉस्ट कितनी दी गई है? कॉस्ट क्वेश्चन में आपको दी हुई है 1,50,000 रुपये की। कितनी दी हुई है? 1,50,000 रुपये की। और एवरेज स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? एवरेज स्टॉक निकलेगा बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, है ना, और डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो एवरेज स्टॉक निकल के आएगा वो आएगा हमारा 30,000 का। तो 1,50,000 भाग 30,000 करेंगे तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा 5, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होगा? 5 टाइम इसका आंसर आ जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 1,50,000 भाग 30,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वसूल किए गए स्थिर उपरिव्यय 26,000 रुपये, बजट विचरण 2,000 रुपये फेवरेबल, मात्रा विचरण 500 रुपये अनफेवरेबल हो तो स्थिर उपरिव्यय पर व्यय की गई वास्तविक लागत क्या होगी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 24,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय आयोजन के किस प्रारूप में सहायता करता है? तो यह है हमारे अल्पकालीन शॉर्ट टर्म में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि विक्रय 25,000 रुपये, स्थायी लागत 75,000 रुपये तथा परिवर्तनशील लागत 1,50,000 रुपये हो तो लाभ मात्रा अनुपात क्या होगा? तो बेटा पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके अंदर पीवी रेशो का फॉर्मूला है पीवी रेशो बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 करेंगे। क्वेश्चन में सेल्स आपको दी हुई है 2,50,000 रुपये की, सेल्स दी हुई है 2,50,000 रुपये की। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 1,50,000 रुपये की। 2,50,000 माइनस 1,50,000 डिवाइड बाई सेल्स 2,50,000 है ना, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो बेटा इसका जो सही आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा 40%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको पूर्ण तरलता अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसको बोलेंगे डेटर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसका? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का में शामिल नहीं किया जाएगा। हमने शुरुआत में ही बताया था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का बेस्ट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या है आदर्श अनुपात इसका? तो 0.5:1 है। और कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाएंगी इसके अंदर? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी इसमें शामिल की जाती है, यानी कि डेटर्स इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन पर ह्रास है। भवन पर ह्रास क्या है? फंड का स्रोत है, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, नो फंड ऑफ फ्लो और नो फ्लो ऑफ फंड्स या नन ऑफ दीज। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, सोर्स ऑफ फंड, फंड का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण से श्रम दर विचरणांश उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेबर रेट वेरिएंस? लेबर रेट वेरिएंस का क्या कारण है? ओवर टाइम अलाउंस इसका जो है सही आंसर है। अधिसमय भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस की वजह से लेबर रेट वेरिएंस जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संचालन लाभ की गणना हेतु लाभ में जोड़ा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड बैक टू प्रॉफिट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सभी गैर संचालन व्ययों को। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? यदि कुल लागत 1,20,000 रुपये, स्थायी लागत 60,000 रुपये, बिक्री 2 लाख रुपये हो तो सीमा सुरक्षा उपांत क्या होगा? व्हाट विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? तो बेटा सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? पीवी, यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट होगा? हमारे पास प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है पीवी रेशो की और प्रॉफिट की, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशो कैसे निकलेगा? पीवी रेशो निकलेगा बेटा कंट्रीब्यूशन इनटू 100 अपॉन सेल्स से। कैसे? पीवी रेशो बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारे को देखना है हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन सी दी गई है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन के बराबर, तो पीवी रेशो निकल जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट की दी हुई है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है ना, और सेल्स की भी वैल्यू दी है, तो इस फॉर्मूले से हमारा पीवी रेशो निकल जाएगा।
और प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट जो निकलता है सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाएंगे। सेल्स कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए की, और जो टोटल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ आपको क्वेश्चन में दी हुई है टोटल कॉस्ट 1,20,000 रुपये की है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकला, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स दी हुई है 2 लाख रुपए की, टोटल कॉस्ट 1,20,000 रुपये की, तो प्रॉफिट निकल के आ गया 80,000 रुपये का। ठीक है ना, आप नोट करते हुए चलेंगे अपने पास। पीवी रेशो जो कैलकुलेट करके आया इस क्वेश्चन में वो 70% आएगा, है ना। और फिर बाद में हम फॉर्मूला लगा देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो का। बेटा कंप्लीट डिटेल के लिए इसकी हमने अलग से वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप बेटर है प्लेलिस्ट में जा कर के उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज जो भी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य तौर पे वो सभी अपलोड किए हुए हैं, घूम फिर के वहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं मल्टीपल ईयर्स में। चलिए खैर, इस क्वेश्चन का जो सही कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,14,285 रुपये 71 पैसे, जो कि राउंड फिगर में हो जाएंगे 1,14,286 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, यदि लागत 2004 में 29,200 रुपये तथा 2005 में 36,000 रुपये है तथा लाभ 2004 के लिए 800 रुपये और 2005 के लिए 2,000 रुपये हो, तो लाभ मात्रा अनुपात क्या होगा। इस केस में बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा पीवी रेशो बराबर चेंज वाला फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, है ना, इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटा सेल में क्या चेंज हो रहा है, सेल हमारी 2004 में 29,200 थी और 2005 में 36,000 रुपये थी। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट 2004 में 800 रुपये था और 2005 में 200 रुपये था। तो जब चेंज इन प्रॉफिट क्या हो गया, 2,000 माइनस 800 और सेल्स 38,000 माइनस 29,800 इंटू 100 करेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा 14.63, जो कि राउंड फिगर में 15% है। ऑप्शन में दिए हुए हैं उसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, 15%, तो 15% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के लिए लाभ 80,000 रुपये, चालू संपत्तियों में वृद्धि और कमी क्रमशः 30,000 रुपये है और 20,000 रुपये हो, तो संचालन से रोकड़ कितनी होगी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 70,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चालू पूंजी में से चुकता नहीं किए जाते, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामग्री मूल्य विचरणांश का सूत्र है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला अक्सर पूछा जाने वाला है बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। और इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। ये ऑप्शन नंबर बी किसका है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। क्वेश्चन में प्राइस वेरिएंस पूछा था, प्राइस वेरिएंस का है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एवरेज प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एवरेज प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है प्राइस वेरिएंस, और इससे ऊपर बी ऑप्शन जो है वो यूसेज वेरिएंस का आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट की दशा में मुख्य कारक क्या होता है, विच में बी द की फैक्टर इन केस ऑफ प्लांट, तो इनसफिशिएंट कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्यशील पूंजी का संभावित उपयोग निम्न में से कौन सा होगा? लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, चालन से हानि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ प्लस गैर नकद व्यय या हानि बराबर होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं? ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से कोष के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष में कमाया शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपये और वर्ष के दौरान लेनदारों में वृद्धि 36,000 रुपये हो तो संचालन से रोकड़ होगी, ये कितनी होगी? 1,86,000 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाप लागत किस हेतु प्रयुक्त होती है? स्कंद मूल्यांकन, लागत नियंत्रण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉस्ट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेटा, क्षमता अनुपात क्या होगा यदि वास्तविक कार्य घंटे 300 रुपये वास्तविक कार्य 300 घंटे, बजटेड उत्पादन हेतु प्रमापित घंटे 440 और वास्तविक उत्पादन 75 इकाइयाँ हों तो हमारे से पूछ रहा है कैपेसिटी रेशो क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी रेशो किसके बराबर होगा? कैपेसिटी रेशो हमारा एक्चुअल आवर वर्कड डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स इन ए पीरियड इनटू 100 होगा। वैल्यू रखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 440, तो आपका सही जो आंसर आएगा वो आएगा 68.18। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रम दक्षता विचरणांश कौन सा सूत्र है? विच इज द फॉर्मूला ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में यानी कि इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है बेटा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एसपी की जगह आपको स्टैंडर्ड प्राइस की जगह एसआर ऐसे दिया हुआ हो सकता है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से दे सकता है। तो बेटा ये थे अभी इस पेपर में पूछे गए शुरू के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इन सभी क्वेश्चन की बेटा आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे ताकि पेपर में आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो। और प्लेलिस्ट वाली वीडियो देखना ना भूले, वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वाले एग्जाम में भी और इससे प्रीवियस वाले एग्जामिनेशन में, और हमारी उम्मीद है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।